बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हमें डिस्कस करना है हिस्टोजेनेसिस ऑफ पेनक्रियाज और पेनक्रियाज के क्लिनिकल एनॉमलीज। जो पेनक्रियाज की डेवलपमेंट है वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर ली थी। अब हम आ जाते हैं इसकी हिस्टोजेनेसिस की तरफ। हिस्टोजेनेसिस में सबसे पहले तो ये बात है कि जो एम्ब्रियोलॉजी का पोर्शन है वो हमसे इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं करता हिस्टोलॉजी की, लेकिन अगर एग्जामिनर कोई वाइवा में पूछ रही है, अगर कोई एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो उस लिहाज से हमें एक दफ़ा इसको पढ़ना पड़ता है। तो इसमें सबसे पहले तो हमें पता है कि पेनक्रियाज एक ग्लैंड है और कोई भी ग्लैंड है उसका आप हिस्टोलॉजी अगर देख लें तो सबसे पहला जो मेजर पोर्शन उसका होता है वो होता है उसका पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा बेसिकली क्या है, सेलुलर टिश्यू है, यानी कि आप किसी भी ग्लैंड की अगर हिस्टोलॉजी पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर जितना भी उसका पोर्शन सेल्स पे कंसिस्ट करेगा वो उसका होगा पेरेन्काइमा। अब जो पेनक्रियाज इसमें दो तरह के मेन सेल्स होते हैं, एक होते हैं एसिनर सेल्स और एक होते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इनकी डिटेल हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। अभी जो मेन बात इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ आपने इतनी बात याद रखनी है कि जो पेरेन्काइमा होता है पेनक्रियाज का वो डेवलप होता है फ्रॉम द एंडोडर्म ऑफ पेनक्रियाटिक बड्स। लास्ट वीडियो में अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पे डेवलपमेंट में कहा था कि जो पेनक्रियाज की डेवलपमेंट है वो दो बड से हो रही है, एक होता है डॉर्सल पेनक्रियाटिक बड और एक होता है वेंट्रल पेनक्रियाटिक बड। और ये दोनों जो से बड्स है वो एंडोडर्म ऑफ डुडिनम से आ रहे थे। तो इतनी हमें बात क्लियर हो गई कि दोनों बड्स हैं, इनकी जो लाइनिंग है वो एंडोडर्म से बनी हुई है। अब इन्हीं बड्स की एंडोडर्म से हमारे पास जो डेवलपमेंट हो रही है वो पेनक्रियाज के पेरेन्काइमा वाले पोर्शन की डेवलपमेंट हो रही है। नेक्स्ट अभी हमारे पास पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि पेनक्रियाज एक ग्लैंड है तो ये मिक्स ग्लैंड होता है। मिक्स ग्लैंड का मतलब कि कुछ ग्लैंड्स हमारे पास होते हैं एंडोक्राइन, कुछ होते हैं एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जिनके पास कोई डक्ट नहीं होती, उन्होंने जो कुछ भी रिलीज़ करना होता है डायरेक्टली ब्लड के अंदर डालना होता है अपने सेल्स के थ्रू। लेकिन जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जिनके पास डक्ट होती है, वो जो भी किसी चीज़ की सिंथेसिस करते हैं, कोई डाइजेस्टिव एंजाइम या कोई भी और चीज़ हार्मोन उन्होंने अगर रिलीज़ करना है ब्लड में तो वो डायरेक्टली नहीं करते, वो अपनी उस डक्ट के थ्रू करेंगे। ठीक है, अब पेनक्रियाज के अंदर ये दोनों फीचर्स प्रेजेंट है, इसका एंडोक्राइन पार्ट भी है और इसका एक्सोक्राइन पार्ट भी है। अब इन दोनों की हमने डेवलपमेंट अलग अलग से देखनी है कि कौन सा पोर्शन किस तरह से डेवलप हो रहा है। मेनली सबसे पहले आप ये बात समझ लें कि जो पेरेन्काइमा की हमने डेवलपमेंट पढ़ी थी पेनक्रियाज में, पेरेन्काइमा जो होता है वो खुद को अरेंज कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब्यूल्स। ठीक है, फर्स्ट करें इस तरह ये एक पेंसिल है तो इस तरह से ये एक ट्यूब्यूल मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, इस तरह की मल्टीपल ट्यूब्यूल्स होती हैं। अब हर ट्यूब्यूल का अगर आप एंड देखें, ठीक है, अगर हम इसको इस तरह से करके देखें तो ये वाला जो पोर्शन आ गया इसका एंड हो गया ना, हर ट्यूब्यूल के एंड के इर्द गिर्द आपको ना सेल्स मिलते हैं। ठीक है, ये सेल्स अरेंज हुए होते हैं, इन सेल्स को हम नाम देते हैं प्राइमोर्डियल पेनक्रियाटिक डक्ट्स का। ठीक है, तो मेनली कॉन्सेप्ट क्या है कि पेरेन्काइमा है, पेरेन्काइमा ने खुद को ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में अरेंज कर लिया और हर ट्यूब्यूल के एंड पे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उन सेल्स को हम क्या देते हैं प्राइमोर्डियल पेनक्रियाटिक डक्ट्स। ठीक है, अभी देखिए अगर इस तरह मैंने कोई एग्जांपल दी थी, अगर ट्यूब्यूल आप इसका इस तरह से पोर्शन देखेंगे तो ये वाला आपको पोर्शन नज़र आ रहा है, ये सर्कुलर पोर्शन। तो इसको अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें कि इस तरह से ये सर्कुलर पोर्शन आपको नज़र आ रहा है तो इसके इर्द गिर्द इस तरह से मैं रफली से ड्रॉ कर रही हूँ, सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये जो सेल्स हैं ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, इन्हीं सेल से एंडोक्राइन पोर्शन भी बनना है और इन्हीं सेल से हमारे पास एक्सोक्राइन पोर्शन भी बनना है पेनक्रियाज का। सबसे पहले इनमें से जो कुछ सेल्स होते हैं ना वो तो क्लस्टर की फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये 3-4 इकट्ठे पड़े हुए हैं तो ये जब डेवलपमेंट होगी या हिस्टोजेनेसिस होगी पेनक्रियाज की तो इस तरह से आपस में ग्रुप्स बना लेंगे। ठीक है, कुछ सेल इस तरह से, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, ये इस तरह से क्लस्टर की फॉर्म में अरेंज होते जाएंगे। अब ये जो हर क्लस्टर बन गया ना सेल्स का, ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है, इनको हम कह देते हैं पेनक्रियाटिक एसिनाई। अब पेनक्रियाटिक एसिनाई है क्या, बेसिकली सेल्स ही हैं लेकिन ये ग्रुप बना लिया ना, इन्होंने क्लस्टर बना लिया। इनका काम क्या है कि इन्होंने डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज़ कराने होते हैं। पेनक्रियाज से बहुत से एंजाइम निकलते हैं जो पे इंटेस्टाइन में आते हैं और हमारे फूड के डाइजेशन में हमें हेल्प करते हैं। तो पेनक्रियाटिक एसिनाई ने क्या करना है कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज़ कर देना है। अब ये अगर आप देखें तो ये जो पेनक्रियाटिक एसिनाई है ये ऊपर अगर आप देखें जहाँ से स्टार्ट हुई थी कि डेवलपमेंट, ये पेनक्रियाटिक डक्ट्स के साथ एसोसिएटेड है। तो यहीं पे हमने बात हमें समझ आ गई कि अगर पेनक्रियाटिक एसिनाई ऐसे सेल्स हैं जो डक्ट्स के साथ एसोसिएटेड हैं तो ये अपने जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे उनको भी ब्लड में डायरेक्टली नहीं डालेंगे बल्कि इन्हीं डक्ट्स के थ्रू डालेंगे। तो जो सा पोर्शन डक्ट के थ्रू अपना काम करेगा वो हो जाएगा एक्सोक्राइन पोर्शन। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि एक्सोक्राइन पोर्शन जो होता है पेनक्रियाज का उसमें पेनक्रियाटिक एसिनाई होते हैं और उनकी डेवलपमेंट किस तरह से होती है वो भी हमने भी देख ली है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसका एंडोक्राइन पार्ट। एंडोक्राइन पार्ट में कुछ भी मुश्किल नहीं है, हमने क्या कहा था कि जो सेल्स हैं ये दो पार्ट्स में खुद को डिवाइड कर लेते हैं। कुछ जो सेल्स हैं वो तो इसका क्लस्टर की फॉर्म में अरेंज हो गए ना। अब हर क्लस्टर के अंदर मैंने देखें तो कुछ कुछ स्पेसेस हैं, तो ये स्पेस के अंदर उनसे बाकी के सेल्स बचेंगे ना, इनको हम कह देते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, ये जो बाकी के सेल्स होते हैं कोई ग्रुप नहीं बनाते, इसी तरह से पड़े होते हैं, इनके पास कोई डक्ट नहीं होती, इन्होंने डायरेक्टली अपनी जो सिक्रीशन होती है इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड के अंदर डालना होता है। अब जो सा
पोर्शन डक्टलेस होगा, जिसके पास डक्ट नहीं है, डायरेक्टली ब्लड के अंदर एंटर करेगा अपनी सिक्रीशन को, वो क्या होगा, एंडोक्राइन पोर्शन ऑफ पेनक्रियाज। तो जो आइसलेट्स वाला पोर्शन होगा वो एंडोक्राइन पोर्शन हो गया, और जो हमारे पास एसिनाई वाला पोर्शन होगा वो हमारे पास हो गया एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियाज। ठीक है, अब यहाँ पे दो बातें हम याद रखने सिर्फ एमसीक्यूज के लिए, कि जो इंसुलिन है ना उसकी सिक्रीशन या उसका जो रिलीज होता है वो स्टार्ट होता है 10th वीक पे, और जो ग्लूकागोन हार्मोन है वो रिलीज होना स्टार्ट होता है एट 15th वीक ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, ये आपने दो बातें याद रख लेनी है। अब हम आ जाते हैं इसकी क्लिनिकल एबनॉर्मेलिटीज़ की तरफ। दो ही आपके पास क्लिनिकल एबनॉर्मेलिटीज़ उन्होंने केएलए में डिस्कस की हुई हैं, एक है एक्टोपिक पेनक्रियाज और एक हमारे पास आ रहा है एनुलर पेनक्रियाज। जो एक्टोपिक पेनक्रियाज है, नाम से समझ आ गया, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा होगा एक्टोपिक प्रेगनेंसी। उसमें क्या होता था कि जो नॉर्मल साइट होती है फर्टिलाइजेशन की, उस जगह की बजाय किसी और साइट पे जाके फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन हो रही होती है। तो अब हमारे पास एक्टोपिक पेनक्रियाज है, तो एक्टोपिक का क्या मतलब है कि अनयूजुअल साइट है। ठीक है, जो नॉर्मल साइट है वहाँ पे नहीं होगा, किसी और जगह पे होगा। तो इसको हम कह देते हैं कि एक्टोपिक पेनक्रियाज है। एसिप्टोमेटिक कंडीशन होती है। अब अगर एक कंडीशन एसिप्टोमेटिक है तो इससे आपको आइडिया हो जाता है कि उसको क्लिनिकली डायग्नोज करना भी मुश्किल होता है। ठीक है, बाज़ औक़ात अगर किसी में बहुत ज़्यादा सिम्टम भी अपीयर हो रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी जीआईटी इन्वायरमेंट शो करती है, इससे ज़्यादा मज़ीद सीवियरिटी सिम्टम्स की नहीं आती। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्लिनिकल है वो है एनुलर पेनक्रियाज। ये पास्ट पेपर में भी काफ़ी दफ़ा आया हुआ है, इसलिए इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आपने समझना है। सबसे पहले तो आप ये बात याद रख लें कि जो एनुलर पेनक्रियाज है ये ऐसी एनॉमली है जो फीमेल में ज़्यादा कॉमन होती है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, जो होता है इसमें है वो हम यहाँ पे इस डायग्राम से समझ लेते हैं। हमने क्या कहा था कि दरमियान में डुोडेनम है, पीछे एक डॉर्सल पेनक्रियाटिक बड होता है और आगे एक वेंट्रल पेनक्रियाटिक बड होता है। लेकिन एनुलर पेनक्रियाज में एक ऐसी पैथोलॉजी हमारे पास डेवलप हो जाती है जिसमें जो वेंट्रल पेनक्रियाटिक बड है वो सिंगल रहने की बजाय दो पार्ट्स में खुद को डिवाइड कर लेता है। ठीक है, अब जब ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया और इस तरह से इसने रोटेट होकर डॉर्सल पेनक्रियाटिक बड के पीछे जाना है, तो होता है क्या है कि इसके दोनों पार्ट्स और ये जो पीछे डॉर्सल पेनक्रियाटिक बड है ये आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं। जब ये फ्यूज़ कर जाते हैं तो डुोडेनम के इर्द गिर्द ये इस तरह से अपना रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे। देखेंगे इस तरह से शो किया हुआ है। अल्टीमेटली जब हमारे पास कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाती है पेनक्रियाज की, तो पेनक्रियाज ने कुछ इस तरह से आपकी जो डुोडेनम होती है उसके सेकंड पार्ट को सराउंड किया होता है। ठीक है, बस करें ऐसे ये डुोडेनम का सेकंड पार्ट आ रहा है और जो पेनक्रियाज होता है उसने उसको इस तरह से सराउंड किया होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि जो डुोडेनम का सेकंड पार्ट है वो पेनक्रियाज की इस तरह से रिंग लाइक स्ट्रक्चर की वजह से इस तरह से कंप्रेस हो जाएगा, और जब कंप्रेस हो जाएगा तो फिर पेशेंट हमारे पास जीआईटी के सिम्टम के साथ प्रेजेंट करेगा। ज़्यादा सीवियर केसेस में इवन के इतना सीवियरिटी आ जाती है कि जो डुोडेनम का ये सेकंड पोर्शन है ये बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है और आगे जो फूड होता है वो पास ही नहीं कर पाता। ठीक है, और इसकी सिर्फ एक हमारे पास कहने की ट्रीटमेंट होती है, वो होती है सर्जरी। और फिर ऐसे पेशेंट की सर्जरी परफॉर्म करने के बाद इस पोर्शन को रिलीज़ कर दिया जाता है ताकि जो डाइजेशन वाला प्रोसेस है वो नॉर्मली हो सके।